वो यूएन को ऑथराइज नहीं करता कि वो इंटरवीन करे किसी मैटर में जो डोमेस्टिक जुरिसडिक्शन के में है। कोई स्टेट का इंटरनल मैटर है, उसमें यूएन इंटरवीन नहीं करेगा, यूएन चार्टर ये अलाउड नहीं करता। लेकिन ये जो सेक्शन है चैप्टर 7 में प्रोविजंस हैं, मेजर्स हैं, प्रावधान हैं जहां पे यूएन इंटरवीन कर सकता है, जैसे कि 91 में किया था इराक पे, और भी जगह पे कई बार हुआ है। पहले 80s में ये ज्यादा हुआ है, उसके बाद अब नहीं हो रहा, क्योंकि ऐसा लग रहा है अब एक इंप्रेशन आ जाता है कि अगर आप बहुत ज्यादा लेवल पे जाके मास्ट वायलेशन करोगे इंटरनेशनल लॉ का तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है। तो यही बात ये यहाँ पे कह रहा है यूएन चार्टर कि इंटरविन नहीं करता, यूएन को अलाउ नहीं करता कि वो इंटरविन करे। लेकिन ये जो सेक्शन है ये चैप्टर 7 में जो प्रोविजन दिए गए हैं उसको रिस्ट्रिक्ट नहीं करता। अगर वो रिक्वायरमेंट्स होती हैं उन बेसिस पे इंटरवेंशन किया जा सकता है। तो कितने तरह के इंटरवेंशन होते हैं, किस तरह के से इंटरवेंशन किया जा सकता है, एक तरीके से ये बेटर है। मिलिट्री इंटरफेरेंस किया जा सकता है कि एक आर्मी लेके दूसरे के देश स्टेट में घुस गए। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हो सकता है, डिक्टेटोरियल इंटरवेंशन हो सकता है। ये अलग अलग तरीके से इंटरवेंशन को बताया कि आप किस किस तरीके से एक स्टेट दूसरे स्टेट में इंटरवीन कर सकता है। विदाउट राइट इंटरफेरेंस कर रहा है, इंटरनल इंटरफेरेंस कर रहा है, एक्सटर्नल कर रहा है, एक्सटर्नल अफेयर्स में पाकिस्तान चाइना एक तरीके से ले सकते हैं। सबवर्सिव इंटरवेंशन है बाय अनदर स्टेट थ्रू एक्साइटिंग द पीपल अगेंस्ट द स्टेट पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में। इकोनॉमिक इंटरवेंशन हो सकता है कि ऑब्स्टिकल क्रिएट कर रहा है उस तरीके से। इंटरवेंशन किन बेसिस पे अलाउड है, जिसपे यूएन अलाउ करता है, इंटरवेंशन एक्सेप्ट करता है। पहला इंटरवेंशन सेल्फ डिफेंस सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए, और उसकी कंडीशन ये है कि स्टेट पे अटैक हुआ हो, स्टेट पे अटैक हुआ और सिक्योरिटी काउंसिल ने इंटरनेशनल पीस के लिए कोई स्टेप ना लिया हो। अगर ये दो कंडीशन फुलफिल हो रही हैं तो एक स्टेट में सेल्फ डिफेंस में सेल्फ प्रोटेक्शन में इंटरवीन कर सकता है। ह्यूमैनिटी के बेसिस पे इंटरवीन कर सकता है जैसे इराक में हुआ था। लेकिन ह्यूमैनिटी के बेस में ये नहीं है कि एक इंसिडेंट हुआ दूसरे स्टेट में और बाकी स्टेट उस पर चढ़ गए, अटैक कर दिया। तो एक्सेप्शनल केसेस में है। कलेक्टिव इंटरवेंशन हो सकता है कि कलेक्टिव इंटरवेंशन ये होगा कि कई सारी स्टेट मिलकर किसी चीज को पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए किया जाए। और इंटरवेंशन केस ऑफ इंटरनल वॉर, जैसे कि सिचुएशन भी पाकिस्तान में चल रही है एक तरीके से, उस तरह का इंटरवेंशन है जिसको यूएन रिकॉग्नाइज नहीं करता। उनमें से एक है कि ट्रीटी राइट वायलेशन हो गया, दो पार्ट स्टेट के बीच में एक ट्रीटी साइन हुई, एक स्टेट ने उस ट्रीटी को वायलेट कर दिया, उस ट्रीटी राइट को फॉलो नहीं किया, तो दूसरी स्टेट उस पे अटैक कर दे, इंटरवीन कर दे, वो अलाउड नहीं है, यूएन उसे रिकॉग्नाइज नहीं करेगा। बैलेंस ऑफ पावर को मेंटेन करने का, उसने ये किया मैं ये कर दूं, वो चीज रिकॉग्नाइज नहीं करेगा। इंडिविजुअल के राइट्स या प्रॉपर्टी को बचाने के लिए या इंटरनेशनल लॉ को बचाने के लिए, ये वो रीजंस हैं, ये 4 रीजंस जो नीचे दिए गए हैं, ये वो रीजन है जिनका बहाना एक्सक्यूज बन बनाकर एक स्टेट दूसरे स्टेट पे अटैक कर सकता है, इंटरवीन करने के नाम पे वॉर कर सकता है एक तरीके से। तो इन चीजों को यूएन रिकॉग्नाइज नहीं करता, यूएन रिकॉग्नाइज नहीं करता इसका मतलब कि इंटरनेशनल कम्युनिटी उसको रिकॉग्नाइज नहीं करती। What was the previous slide? Sorry. Previous before this type of intervention. Type of, okay, okay, all right. Right. So that's intervention. Still we have just a question on this intervention part. इसमें वीटो का रोल होता है ना, सिक्योरिटी काउंसिल के वीटो का? सिक्योरिटी काउंसिल के 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, उनके पास वीटो पावर होती है, तो वो कोई भी यूएन का जो डिसीजन है, सिक्योरिटी काउंसिल का डिसीजन, उस पर अपनी वीटो पावर यूज करते हैं। लेकिन ideally intervention वगैरह जो मैटर्स हैं that usually goes through security council, right? सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है, ठीक। सिक्योरिटी काउंसिल को आप समझ लो एग्जीक्यूटिव बॉडी है। जैसे पुलिस हमारी एग्जीक्यूटिव बॉडी में आती है, तो सिक्योरिटी काउंसिल हमारा एग्जीक्यूटिव बॉडी समझ लो इंटरनेशनल लेवल पे। एग्जैक्टली नहीं है, पर अगर सिंबॉलिकली देखा जाए तो एग्जीक्यूटिव बॉडी का काम करती है। और जनरल असेंबली हमारा पार्लियामेंट की तरह काम करती है, तो दैट्स अ काइंड ऑफ जनरल असेंबली।
अच्छा, एक चीज मुझे आप लोगों से डिस्कस करनी थी कि नेक्स्ट सैटरडे संडे को क्लास नहीं होगी, सैटरडे को क्लास नहीं होगी, तो या तो हम किसी और दिन को कर सकते हैं या नेक्स्ट वीक को सैटरडे संडे के बाद मंडे या ट्यूसडे में क्लास कर सकते हैं। एक बार आप लोगों को अपडेट आ जाएगा। आप लोगों की तरफ से मंडे या ट्यूसडे में अगर इवनिंग में क्लास हो तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। मंडे कर Yes, लिए sir. तो बेटर है सर, ट्यूसडे को नहीं, नहीं, क्योंकि मेरे नो प्रॉब्लम मंडे होती है। मंडे टू फ्राइडे प्रॉब्लम तो है अभी। मंडे टू हाँ। फ्राइडे वर्किंग डे होता है सर, वी वर्क टिल Correct. ऑलमोस्ट 9 o'clock। ओके। मैं 11 कोई बजे नहीं, कोई तक काम और करता हूँ। अरेंजमेंट निकालेंगे। लेकिन अच्छा, एक चीज और कि नोट्स रेडी हैं, इनफैक्ट प्रिंटिंग के लिए गए हुए हैं, मोस्ट प्रोबेबली मुझे मंडे इवनिंग तक आ जाएंगे। तो जो वेस्ट दिल्ली के हैं वो आप लोग कलेक्ट करा लो नोट्स वेस्ट दिल्ली में, लेकिन एक बार पूछ के आना मंडे इवनिंग, नहीं तो ट्यूसडे इवनिंग में आपको अपडेट आ जाएगा। आपको एक मैसेज आ जाएगी कि नोट्स आर अवेलेबल, हार्ड कॉपी यू कैन कलेक्ट। जो वेस्ट दिल्ली के बाहर के हैं वो जो नेहरू प्लेस वाले स्टूडेंट्स हैं और नेताजी सुभाष इंस्टीट्यूट के हैं, नेताजी सुभाष प्लेस के हैं, वहां उस वाले एरिया के जो स्टूडेंट्स हैं वो अपना एड्रेस जो है कंफर्म कर दें व्हाट्सएप पे अपडेटेड, उनको कोरियर आ जाएगा। और क्लास से रिलेटेड आपको एक बार अपडेट आ जाएगा। वीकेंड्स पे, वीकडेज पे अलाउड नहीं करते क्लास, वीकेंड पे ही करेंगे। पर नेक्स्ट सैटरडे संडे को क्लास नहीं होगी, उसका कुछ सब्स्टिट्यूट बनता है तो उस चीज को कोशिश करेंगे वो कर ले। और नेक्स्ट सैटरडे संडे के बाद जो क्लास होंगी उसमें कंटेंट ज्यादा होगा। कोशिश ये करेंगे, क्योंकि अब सिलेबस को कंप्लीट भी करना है, तो कोशिश ये करें कि जो रेगुलर ज्वाइन कर रहे हैं वो मिस ना करें क्लास, क्योंकि अब जो क्लासेस होंगी उसमें क्लासेस का हो सकता है टाइम भी बढ़े और क्लासेस का कंटेंट भी बढ़े, तो ज्यादा से ज्यादा टॉपिक्स कवर्ड होंगे, ज्यादा से ज्यादा यूनिट्स कवर होंगे। ठीक है, तो सर थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम कब शेड्यूल होगा? एनी थर्ड आइडिया? सेमेस्टर का एग्जाम यूनिवर्सिटी जो कोशिश कर रही है, डाई हार्ड कोशिश ये कर रही है कि दिसंबर में कर दे, तो 90% चांसेस है कि 15 दिसंबर ऑनवर्ड्स आपके एग्जाम हो जाए, उसके हिसाब से आप अपनी प्रिपरेशन करो। एक 10% चांसेस दिए हैं कि जनवरी में। सर, इसमें ठीक है, जो आपका फिफ्थ सब्जेक्ट है सर, फिफ्थ सब्जेक्ट का 50% मार्क्स जो प्रैक्टिकल टाइप का है, हाँ, वो कैसे कंसीडर होगा सर? वो प्रैक्टिकल फाइल बनाई जाएगी, उसको आपको एक अपडेट में नेक्स्ट क्लास में दे दूंगा कि फाइल कैसे बनानी है और क्या करना है, वो उसको करा लेंगे, हो जाएगा। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन एक है कि ये जो फॉर्म भराए जाएंगे, ये फॉर्म क्या इस महीने में भर जाएंगे या थर्ड सेमेस्टर फॉर्म? फॉर्म किसी भी डेट, आज कल परसों फॉर्म रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो सकते हैं। एग्जामिनेशन फॉर्म वो मैं आपको अपडेट आपको आ जाएगा जैसे स्टार्ट होगा एग्जाम फॉर्म फिल करने का, वो अपडेट आपको आ जाएगा। लेकिन अब कभी भी आ सकते हैं एग्जाम फॉर्म फिल होने के लिए। जिन स्टूडेंट्स की कुछ फीस बैलेंस है वो भी अपना फीस को डिपॉजिट कर दें। जो चीजें वो मैसेज आ जाएगा आपको अपडेट के लिए। फॉर्म अब कभी भी स्टार्ट हो सकता है, और अपनी प्रिपरेशन आप ये रखें कि 15 दिसंबर से एग्जाम, चाहे वो 1% हो जाए जनवरी में, पर आप ये मान के चलो कि 15 दिसंबर से एग्जाम। हाँ जी, बोलिए। मेरी माइग्रेशन सर्टिफिकेट जो है सर, अभी मैंने जमा नहीं किया था, मेरे पास ओरिजिनल है, तो उसको ओरिजिनल ला के आपको दे देंगे तो एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट वही चलेगा? आप अभी मत दो, अभी मत दो। जो स्टार्टिंग में नहीं जाता, बाद में जब जाता है उसके साथ एक एफिडेविट लगता है और थोड़ी फॉर्मेलिटीज होती हैं, तो अभी रुक जाओ आप, मैं आपको बता दूंगा जब वो होगा। काफी स्टूडेंट्स का पेंडिंग है माइग्रेशन, तो एक साथ ही लेके एक साथ उसकी प्रोसीडिंग को कर देंगे उसको। वो एग्जामिनेशन फॉर्म के साथ जाएगा तो अगली बार कर देंगे, अभी नहीं करते, अगली बार कर देंगे। वो जब भी करेंगे वो एक फॉर्मेलिटी होगी, वो पूरा करना पड़ेगा। हाँ, आज सर मैं कहता आपको मेरी सिचुएशंस पता है, तो मैं इस कंडीशंस में पेपर किस टाइप से दे सकता हूँ? ऑनलाइन कोई ऑप्शन है इसका? आशीष, अभी तो ऐसी कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, लेकिन मेरा सजेशन ये है कि तुम अपनी प्रिपरेशन जो जितनी पढ़ाई कर सकते हो उसको कंटिन्यू करो। और इसका मैं कोशिश करूंगा, कुछ ऑप्शन निकलता है तो एज सच अभी कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन कुछ ऑप्शन निकलता है। तो अभी क्या लग रहा है कि दिसंबर तक रिकवर नहीं हो पाएगा? नहीं सर। कोई नहीं, कोई ऑप्शन आता है तो डेफिनेटली मैं ट्राई करता हूँ यूनिवर्सिटी से बात करके क्या पॉसिबिलिटीज है। ऐसी कोई पॉसिबिलिटी अभी तक मेरे सामने नहीं आई है, पर मैं एक बार कंफर्म करता हूँ यूनिवर्सिटी। क्योंकि सर उसी कंडीशन के हिसाब से मैं एग्जाम फॉर्म वगैरह भरूं, मैं वही चीज पूछ रहा हूँ इसीलिए। ठीक है, कोई बात नहीं, अभी तो प्रिपेयर करो, पढ़ाई करना तो करो जो कर सकते हो, लेकिन उस चीज का मैं कंफर्म करके बताऊँ। ठीक है सर, थैंक यू। सर, पिछली बार एग्जामिनेशन बात आई थी, हापुड़ से कहीं आगे चला गया था पेपर एग्जामिनेशन सेंटर, बाद में उसे चेंज कराया गया था यहाँ के लिए।
तो मतलब ऐसे ही हमारा टेक केयर करेंगे, हापुड़ कहीं दूर तो नहीं चला जाएगा सेंटर हमारा। मोस्ट प्रोबेबली जो कॉलेजेस हमारे जो हमारे परव्यू में आते हैं उनका जो सेंटर पड़ता है वो एमएमएच कॉलेज ही पड़ता है, और कोशिश भी यही रहती है कि एमएमएच कॉलेज ही पढ़े, तो मोस्ट प्रोबेबली एमएमएच कॉलेज ही पढ़ेगा। तो ठीक है, आशीष कुछ और कह रहे थे? नो सर, थैंक यू। नहीं ये अभिषेक जी, नेक्स्ट हाँ। टॉपिक अगर हमें पता लग जाए तो आई थिंक वी कैन गो थ्रू द बुक्स सो दैट वी कुड बी इन्वॉल्व मोर प्रोएक्टिवली, तो उसमें ज्यादा हेल्प रहेगी। मुझे एक्चुअली मेरा भी प्लान आउट नहीं होता कि कौन सा सब्जेक्ट नेक्स्ट लेना है, पर मैं कोशिश करूंगा कि मैसेज जो आपको जाता है थोड़ा अर्ली चला जाए, और एक बार डिसाइड करके जैसे हो जाता है तो आपको इंटीमेट कर दें स्टूडेंट्स को कि कौन मेरे पास में कुछ ऐसे हैं बुक्स जो नोटबुक टाइप। ओके। If I can go through before class, I think it will help me in involving more बिफोर proactively. क्लास नहीं, आप 4 सब्जेक्ट हैं, आपका सिलेबस है, उसको रेगुलरली आप स्टडी करो। जी। वो तो जब दिमाग में क्वेश्चन आएगा वो आ ही जाएगा, जो नहीं समझ में आएगा। पर एक्चुअली मेरा ना प्री प्लान नहीं होता कि अभी कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाना है। कोशिश यही होती है कि सारे सब्जेक्ट्स को साथ में लेके चला जाए और इक्वली सबको कवर करते चले। तो अभी हमारा मुस्लिम लॉ के 2 लेक्चर्स हो गए हैं, इंटरनेशनल लॉ के 2 लेक्चर हो गए हैं, और बाकी सब्जेक्ट्स का भी एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का, टीपी का, ट्रांसफर प्रॉपर्टी का एक लेक्चर हुआ है। तो अब आगे जो क्लास होगी इन दोनों सब्जेक्ट में से किसी पे होगी या तीसरे सब्जेक्ट पे होगी, तो करेंगे, अब जल्दी करेंगे। अब आप ज्यादा दिन नहीं, 1-2 लेक्चर में 2 घंटे 3 घंटे जैसे भी लगना है वो लेक्चर्स को कंप्लीट करके सिलेबस को ऐसे कि दिमाग में बैठ जाए, समझ में आ जाए, और टाइम भी हो बाद में पढ़ने के लिए। अभिषेक ठीक है? एक क्वेश्चन है यहाँ पे। हाँ बोलिए। जो ये 5वां सब्जेक्ट है, प्रोफेशनल एथिक्स, अकाउंटेंसी ऑफ लॉयर्स एंड बार बेंच रिलेशन, दिस इज नॉट अ थ्योरेटिकल पेपर, दिस इज प्रैक्टिकल। मतलब इसमें कोई नहीं, थ्योरी में प्रैक्टिकल नहीं, 50% प्रैक्टिकल है, 50% थ्योरेटिकल है। मतलब थ्योरी 50% आपको इसका भी एग्जाम होगा, रिटन एग्जाम होगा, इसका भी एग्जाम होगा, करेक्ट, एग्जाम। अच्छा, तो इस पे फिर से क्लास नहीं हुई है अभी तक? हाँ मुझे मालूम, हो जाएगी। ठीक है सर, सेकंड सेमेस्टर की मार्कशीट आ गई है? हाँ, मार्कशीट आ गई है, आपको नहीं मिली है? नहीं मिली है सर। आप 93152 वाले नंबर पे एक बार मार्कशीट टाइप करके भेज दो, आपको मार्कशीट आ जाएगी। ठीक है, थैंक यू। तो सेशन आज के एंड करते हैं, नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू Thank Thank you so much. Bye-bye. Yo.